प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 11 में दूसरा पाठ मियां नसरुद्दीन उसका अध्ययन करेंगे। इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। पहले हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि लेखक परिचय भी बहुत ज़रूरी है। कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। भारत विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। देखिए, जन्म हुआ है गुजरात में, लेकिन जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो वह हिस्सा पाकिस्तान में बताया। विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गई। वहाँ नहीं रह जाती है पाकिस्तान, दिल्ली आ जाती है और तभी से यहीं रहकर साहित्य सेवा में लगी रही। उन्हें 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया, जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। 2017 में उन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये मुख्यतः कहानी लेखिका है। इनकी कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है। मैं जो समझा रही हूँ वह तुम्हें पुस्तक में नहीं मिलेगा, इसलिए उसे ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्या होता है कि बादलों के घेरे में संकलित इन कहानियों के अतिरिक्त इन्होंने आख्यायिका की एक विशेष शैली के रूप में भी विशेष प्रकार की लंबी कहानियों का सृजन किया, जो औपन्यासिक प्रभाव उत्पन्न करती है। ए लड़की, डार से बिछुड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़ जैसी कथाकृतियाँ विशेष आकार प्रकार के कारण उपन्यास के रूप में प्रकाशित है। इनके द्वारा प्रकाशित कृतियाँ हैं बादलों के घेरे, जो 1980 में, डार से बिछुड़ी लंबी कहानी है 1958, मित्रों मरजानी 1967, यारों के यार 1968, तीन पहाड़ 1968, ए लड़की 1991, जेनी मेहरबान सिंह 2007 की भी इन्होंने रचना की, लेकिन परंतु 4 दशक बाद 2007 में पटकथा आती है। 2007 में ये प्रकाशित हुई। फिर इनके उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलोदानीस 1993, समय सरगम 2000, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017, निजी जीवन को स्पर्श करती औपन्यासिक रचना है। हम हसमत 3 भागों में विचार, संवाद, संस्मरण। सोबती एक सोहबत शब्दों के आलोक में, सोबती वेद संवाद, मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व की सही तलाश, लेखक का जनतंत्र, मार्फत दिल्ली 2018, बुद्ध का कमंडल लद्दाख, ये भी इन्होंने यात्रा आख्यान लिखा। इन्हें साहित्य अकादमी की महत्वपूर्ण सदस्यता समेत कई राष्ट्रीय पुरस्कारों और अलंकरणों से शोभित कृष्णा सोबती ने पाठक को निज के प्रति सचेत और समाज के प्रति चैतन्य किया है।
आपको हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से वर्ष 2000 और 2001 में शलाका सम्मान से सम्मानित भी किया गया। उन्हें वर्ष 2017 का 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी देने की घोषणा हुई। हिंदी की ये मशहूर लेखिका कृष्णा सोबती की 93 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ 25 जनवरी 2019 को। ये जो लिखती थी वह लिखते समय अपने आप को बताती थी तुम्हारी दादी, नानी या मौसी, अर्थात अपने आप को व्रत साबित करते हुए, व्रत दिखाते हुए रचना करती थी। इनके बेलाग कथात्मक अभिव्यक्ति और सोचपूर्ण रचनात्मकता के लिए भी जानी जाती। हिंदी की कथा भाषा को विलक्षण ताजगी भी इन्होंने दी है। उनके भाषा संस्कार के घनत्व, जीवन प्राजनता और संप्रेषण ने हमारे समय को कई पेचीदा सत्य उजागर करती है। कृष्णा सोबती का व्यक्तित्व है वह इन्होंने स्त्री जीवन के सिद्धांत से संबंधित भी बताए हैं। इनकी भाषा शैली है वह कुछ अलग है, अर्थात इन्होंने भाषा से ये कहें कि कथात्मक और कृष्णा सोबती का बचपन है वो बहुत ही खुशहाल माना जाता है, क्योंकि वो अपने आप को बड़ी मान रही, लेकिन देखिए कि उनके जन्म के बाद ही देश का विभाजन हो गया था, तो वह दर्द भी उन्होंने महसूस किया है। तो हम उसे भी बता सकते हैं कि 2017 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारत विभाजन के बाद जब वो दिल्ली आई थी तो उससे संबंधित भी उन्होंने रुचि होते हुए भारत की तरफ उन्होंने कहा था, या ये कहेंगे उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने समय और समाज को केंद्र में रखकर अपनी रचनाओं में एक युग को जिया है। बहुत बार उनकी रचनाएं हमारे दोगले और स्वार्थी समाज की नींव को हिलाती हुई नजर आती है। अपने उपन्यास जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हिंदी लेखिका थी। इसके बाद भी उन्हें कई सम्मान दिए गए। जब इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया तो साहित्य प्रेमियों ने कहा कि यह तो इन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। जब वे 92 वर्ष की उम्र में 2017 में गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक
इनकी रचना प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की यादों और विभाजन के बाद अपने घर को छोड़ दिल्ली आकर बसने के दर्द को बयान किया है। बंटवारे की तड़प और कुछ न कर पाने की टीस इस पहले भी सोबती ने अनेक रचनाओं में कर दी। जब ये 94 वर्ष की थी तो इस दुनिया से विदा हो गई, अपने पीछे छोड़ गई अपनी उम्र भर की विरासत, ऐसी विरासत जिसका ना तो कोई मूल है, ना ही शायद कोई इस विरासत की बराबरी कर सकता है। आज द बैटरी इंडिया के साथ हम देखते हैं कि उन्होंने एक लघु कथा सिक्का बदल गया भारत के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बुनी। कहानी बहुत ही मार्मिक रूप से एक औरत के दर्द को झलकाती है। एक औरत होते हुए उन्होंने एक औरत का दर्द है वो प्रकट किया है। इस प्रकार से ये कहें कि कृष्णा सोबती ने जो बंटवारे की वजह से महसूस किया उसे भी उन्होंने उजागर कर दिया है। अर्थात अपने दर्द को भी उन्होंने उजागर किया। हम उनके द्वारा लिखित मियां नसीरुद्दीन पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 11 में हो गए हो, इस पाठ का मैं तुम्हें विस्तृत अध्ययन न करवाकर इसके साथ साथ जल्दी जल्दी कठिन शब्दार्थ और उस पाठ के बारे में समझा दूंगी। इस पाठ में बताया गया है कि मियां नसीरुद्दीन हैं वो पाक कला में सिद्धहस्त थे, अर्थात वो रोटियां बनाने थे। तो रोटियां भी कई प्रकार की होती हैं, उसमें वो जिस प्रकार की रोटियां बना रहे हैं उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए लेखिका उनके पास जाती है। इन्होंने हिंदी कथा साहित्य में विशिष्ट पहचान बनाई। कृष्णा सोबती वे मानती हैं कि कम पढ़ना लिखना लेकिन विशेष लिखना चाहिए। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता के कारण पाठक वर्ग निरंतर बढ़ते गए थे। अभी हमने देखा कि उन्होंने कितने उपन्यास, कहानी और संस्मरण है उनकी रचना की है, जिनकी वजह से उनका चरित्र अमर हो गया। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचना लिखी उनमें इनका नाम भी, अर्थात उस काल की जो रचनाएं लिखी, इनका नाम भी उन पंक्ति में आता है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हस्मत शीर्षक में उनकी कृति का विशेष स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हस्मत नामक चरित्र का सर्जन किया। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी। हमने देखा कि भाषा शैली तो उसको उन्होंने एक अनोखी ताजगी है वो दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का भागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। मियां नसीरुद्दीन सब चित्र शब्दों के माध्यम से उनका चरित्र दर्शाया। हम हस्मत नामक संग्रह से लिया गया। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन का व्यक्तित्व, अर्थात नसीरुद्दीन के खानदान में भी वही कार्य किया जाता था और उनका जो चरित्र है वह, उनकी रुचि है वह और उनका स्वभाव है, उसको इन्होंने शब्दों के माध्यम से उजागर किया।
मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान हैं जो अपने पैसे को कला का दर्जा दे रहे हैं और उसे सीखने का असली हुनर भी मानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तुम्हें सिर्फ इसमें से कवियत्री लेखिका का परिचय ही करना है। पाठ का हम आगामी कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।